ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दोपहर के 1 बजने को हैं और शुरुआत हम करने जा रहे हैं दिल्ली कार धमाके से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। इस जांच में महाराष्ट्र में भी अब बड़ा एक्शन हो रहा है। महाराष्ट्र एटीएस ने एक प्रोफेसर को हिरासत में लिया है। प्रोफेसर जिसका नाम इब्राहिम आबदी है, इब्राहिम आबदी को हिरासत में लिया गया है। मुंबई के साबू सिद्दीकी कॉलेज में प्रोफेसर इब्राहिम आबदी रिटायर होने के बाद बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देता था। प्रोफेसर इब्राहिम आबदी, इब्राहिम पर बच्चों का ब्रेन वॉश करने का शक है, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। छापेमारी में कई डिजिटल सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी पुलिस ने कुछ जब्त किए हैं। तो ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र में एक्शन हुआ है। महाराष्ट्र एटीएस ने एक प्रोफेसर को हिरासत में लिया है। प्रोफेसर का नाम है इब्राहिम आबदी। इब्राहिम आबदी जो इस्लाम की शिक्षा बच्चों को दे रहा था रिटायर होने के बाद से। और कल पुलिस एटीएस पुणे हमारे घर आई थी, 15 की तादाद में थी। उन्होंने हमारा घर सर्च किया, सर्च वारंट के साथ आए थे। घर की तमाम तलाशी ली, 3 घंटा 2 से लेकर 5 तक 3 घंटे तक उन्होंने हमारे घर की तलाशी ली। उन्होंने सारा सामान उलट पलट किया, चीजें देखी किया। उनको कुछ मिला नहीं, सिर्फ उन्होंने हार्ड डिस्क हमारा लिया कंप्यूटर का, और मेरा फोन, बच्चों का फोन और मेरे हस्बैंड का फोन साथ में लेके गए। और कुर्ला में मेरे हस्बैंड का दूसरा घर है, तो वो उस घर में भी बोले हम तलाशी लेंगे। उस घर की तलाशी ली और उसके बाद वो कुर्ला पुलिस स्टेशन में उनको लेके चले गए अपने साथ। अलकायदा, आतंकवाद, ये सब से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। अलकायदा तो है ही नहीं, पहली बार जबरदस्ती का खड़ा किया हुआ है। ये सब कोई कुछ है ही नहीं। ये तमाम को जो सपोर्ट मिलता है ना, ये सब ये अमेरिका से मिलता है। तो ये प्रोफेसर आबदी की पत्नी को आप सुन रहे थे। फिलहाल मुब्रा से एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र एटीएस की पुणे एटीएस ने मुंबई के एक नामी कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर को हिरासत में लिया है और उसकी करतूतों की छानबीन कर रही है। दरअसल ये प्रोफेसर है इब्राहिम आबिदी, जो कि मुंबई के साबू सिद्दीकी कॉलेज में 35 साल तक प्रोफेसर रहा और उसके बाद वो दीनी तालीम दिया करता था। इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने कई जगहों पर छापेमारी की। जिन जगहों पर छापेमारी की उसमें से एक जगह मुंबई का कुर्ला इलाका है और दूसरी जगह ठाणे के मुंब्रा का कौसा इलाका है। मुंबई के कुर्ला इलाके में ये एमके हाइट्स नाम की बिल्डिंग है। दरअसल जो इब्राहिम आबिदी नाम का प्रोफेसर है, उसने 2 शादियां की हैं। वो उसकी पहली पत्नी इस एमके हाइट्स में रहती है। उसका पहली पत्नी के से बना जो परिवार है वो इसी इमारत में रहता है। हालांकि यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत में ये पता चला कि कोरोना लॉकडाउन के बाद से उसका यहाँ पर आना जाना लगभग ना के बराबर था, या उसने परिवार से लगभग संबंध खत्म कर लिया था और उसका परिवार से कुछ खास संबंध नहीं था। लेकिन महाराष्ट्र एटीएस की टीम यहाँ पर भी पहुँची थी और पूछताछ के लिए पहली पत्नी के बेटे से भी पूछताछ कर रही है और अधिक जानकारी इकट्ठा करने का काम महाराष्ट्र एटीएस कर रही है। वहीं कोरोना लॉकडाउन के बाद उसने दूसरी शादी की थी। दूसरी पत्नी ठाणे जिले के मुंब्रा कौसा इलाके में रहती है, जहाँ उसके 3 बच्चे हैं। महाराष्ट्र एटीएस की टीम ने उसके घर पर छापेमारी की और वहाँ से कई चीज़ें बरामद की। जो लैपटॉप है, लैपटॉप का हार्ड डिस्क अपने साथ लेकर गई, साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन और कुछ दस्तावेज़ भी एटीएस की टीम अपने साथ लेकर गई। आखिरकार ये पूरा वाकया किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और किस प्रकार से ये नाम सामने आया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 2 हफ्ते पहले पुणे में जुबैर इलियास हंगरगेकर नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 28 अक्टूबर को ये गिरफ्तारी हुई थी और लगभग 2 हफ्तों की ये पूछताछ चली। इसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। इलियास नाम का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो भारत में अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट नाम का एक संगठन तैयार कर रहा था और उसके पास कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ और वीडियोज़ और अन्य सामग्री बरामद हुई। इसी की जानकारी के आधार पर जब महाराष्ट्र एटीएस ने अपने जांच का दायरा आगे बढ़ाया तो नाम आया प्रोफेसर आबिदी का। प्रोफेसर आबिदी के संबंधित घरों पर एटीएस ने छापेमारी की और कई चीज़ें जब्त की गई हैं, जिसमें कंप्यूटर का हार्ड डिस्क भी है, कई मोबाइल फ़ोन हैं, साथ ही साथ कुछ दस्तावेज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसको लेकर महाराष्ट्र एटीएस ने अपने कब्जे में लिया है और आगे की जाँच कर रही है। छापेमारी के दौरान एटीएस ने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। इन सामग्रियों की तकनीकी जांच एनालिसिस की जा रही है। उधर दिल्ली धमाकों की जांच के दौरान हो रही एक के बाद एक गिरफ्तारी और खुलासों के बीच
एबीपी न्यूज के हाथ लगे हैं डॉक्टर उमर से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज। ये वो दस्तावेज हैं जो डॉक्टर उमर की पढ़ाई और नौकरी से जुड़े हुए दस्तावेज हैं। एक्सक्लूसिव दस्तावेज इस वक्त आप देख रहे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के ये दस्तावेज हैं। डॉक्टर उमर यहां जनरल मेडिसिन विभाग में बतौर असिस्टेंट टीचर काम कर रहा था। 7 जून 2024 की उसकी ज्वाइनिंग है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां असिस्टेंट टीचर के तौर पर काम कर रहा था, 7 जून 2024 की उसकी ज्वाइनिंग, उसी का ये दस्तावेज। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी, उसका सर्टिफिकेट भी इसमें लगा हुआ है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। सूरज, ये डॉक्टर उमर की एक तरीके से स्टेरर डॉक्टर की ये कुंडली कहा जा सकता है जो अब सामने है दस्तावेजों के जरिए। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए इस पर बहुत ही गंभीर आरोप है। दिल्ली धमाके का आरोपी है और इसी वजह से उसके पास से लेकर प्रेजेंट हर चीज़ खंगाला जा रहा है। एबीपी न्यूज़ के हाथ जो उसके दस्तावेज लगे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से उसने पढ़ाई की है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में वो बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम करता था, जिसकी ज्वाइनिंग पिछले साल ही हुई थी। तो ये दस्तावेज ये बताते हैं कि जो एजेंसीज़ है वो किस हद तक उम्र को लेकर जो जाँच का दायरा है अपना बढ़ा रही है कि आखिर वो किस किस के संपर्क में था। अगर वो रेडिकलाइज था, उससे इस तरह की हरकत को अंजाम दिया, तो आखिर वो जिन जिन लोगों के संपर्क में था वो कौन थे, किसने उसे नौकरी लगाई, रेफरेंस किसने दिया होगा, इंटरव्यू किसने लिया होगा, जिसके साथ वो था उसका बिहेवियर कैसा था। तो तमाम चीज़ों को लेकर अब एजेंसियों ने अपना दायरा बढ़ा दिया है। एजेंसियां अलग अलग गुट में इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। कुछ जांच है जो स्पॉट पे हुई घटना को लेकर है कि क्या कहीं और एक्सप्लोजिव छुपा तो नहीं है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जांच की जा रही है। तो कहीं जो दूसरा हिस्सा है एजेंसीज का, वो इस और जांच कर रही है कि इस मामले में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस किस से कनेक्टेड थे, क्या इन्होंने अपनी स्लीपर सेल को बढ़ाया था जिस आतंकी संगठन से जुड़े थे, क्या उन लोगों के और भी कुछ मैसेजेस हैं जो अभी भी डिकोड करना बाकी है। तो तमाम तरह की चीजें हैं जिसको लेकर एजेंसियों ने अपना जांच का दायरा बढ़ाया हुआ है। जी आप रहिए मेरे साथ सूरज, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, दिल्ली धमाके से जुड़ी अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। i20 कार की पिछली सीट पर विस्फोटक रखा हुआ था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। i20 कार, उसकी पिछली सीट पर विस्फोटक रखा हुआ था, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। i20 कार से पुलिस को एक जला हुआ बैग भी मिला है। लाल किले के पास धमाके में 8 गाड़ियां बुरी तरीके से नष्ट हुई थी। ई रिक्शा, ऑटो, टैक्सी समेत 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। 8 गाड़ियां पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। इसके अलावा 22 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा था। और अब जानकारी ये मिल रही है कि ये जो विस्फोटक था, i20 कार जिसे उमर चला रहा था, उस गाड़ी की पिछली सीट पर शायद विस्फोटक रखा हो। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये पूरा का पूरा क्राइम कैसे अंजाम दिया गया, उसी की कड़ियां जोड़ते हुए अब जो जांच एजेंसी है, वो जो सूत्रों के हवाले से पता चला है कि विस्फोटक पिछली सीट पर रखे होने की तस्वीर सामने आ रही है। इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? सुशील पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। सुशील, पिछली सीट पर विस्फोटक रखा हुआ था, ये अंदाजा कैसे लगाया जा रहा है? जी रोमाना, सबसे बड़ी बात है जो हमें पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक जब i20 कार इस स्पॉट पर जली हुई पाई गई तो उसका जो इंस्पेक्शन किया गया, यानी कि एफएसएल की जो टीम मौके पर थी, उस टीम ने उस गाड़ी को जांचा और तमाम बोनट से लेकर उसके पूरे पार्ट को देखा गया। एक जला हुआ बैग, बड़ा सा बैग मिला है जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है, और उस बैग को एफएसएल ने लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी बताया जा रहा है कि जो कारतूस है वो 4 कारतूस भी बरामद हुए हैं, जिसमें से 2 कारतूस जो हैं वो यूज्ड हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो ऐसी आशंका फिलहाल लगाई जा रही है कि वो कारतूस जो हैं
वो उस कहीं ना कहीं फायर हुए। हालांकि ब्लास्ट की जो तीव्रता थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो जानकारी मिली है वो जानकारी पुख्ता है कि एक जला हुआ बैग भी बरामद किया है एफएसएल ने, जो एक्सप्लोसिव को लेकर जांच कर रही है कि क्या एक्सप्लोसिव जो है, जिसमें अभी शुरुआती जांच के दौरान बताया जाता है कि जो 2 एक्सप्लोसिव के नमूने लिए गए हैं रुमाना जी, उसमें एक अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है और दूसरा जो एक्सप्लोसिव है वो क्या है उसको लेकर जांच की जा रही है। तो ये माना जा सकता है कि जब एफएसएल की रिपोर्ट आएगी संभवतः आज देर शाम तक, तो ये तस्वीर साफ होगी कि क्या एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया इस कार के धमाके में। लेकिन जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है, 22 गाड़ियां जो हैं वो फिलहाल उसको नुकसान हुआ है और उन तमाम गाड़ियों को सीज मेमो में शामिल भी किया गया है। एफएसएल की टीम ने 42 एग्जिबिट यानी कि 42 सैंपल लिए हैं। आज भी स्पॉट पर एफएसएल की जो टीम है और एनआईए की जो टीम है वो मौके पे मौजूद है और भी जो सैंपल्स हैं उनको भी लिया जा रहा है, ताकि जो इस पूरे मामले में जांच की जा रही है तमाम पहलुओं की, उसमें किसी भी तरीके से कोई चूक ना रह जाए। इसलिए एनआईए की टीम और साथ ही साथ एफएसएल की जो टीम है वो मौके पे है रुमाना, और तमाम जो नमूने आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर जरा दर्शकों को बताते हैं। जो जानकारी मिल रही है, कई शवों में जो हड्डियां थी वो पूरी तरीके से टूट गई थी। कई शव पूरी तरीके से क्षत विक्षत हालत में बरामद हुए हैं। ज्यादातर चोटें शरीर के ऊपरी हिस्सों में ही पाई गई और इससे यह साबित होता है कि धमाका कितना भीषण था। धमाके के झटकों से लोग दीवारों से टकरा गए, उछल गए लोग और उछलकर दीवारों से टकराए। इसीलिए जो शव हैं उनमें कई शवों की हड्डियां पूरी तरीके से टूटी हुई मिली हैं। तो जो पोस्टमार्टम हुए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं उसी के आधार पर ये जानकारियां अब सामने आ रही हैं। सूत्रीय बता रहे हैं पोस्टमार्टम में ये पता चला कई शव जो बरामद हुए थे उन शवों की हड्डियां टूटी हुई थी, क्योंकि जब धमाका हुआ तो फिर धमाके की चपेट में आकर लोग कई फीट ऊपर उछले, दूर तक जाकर गिरे और ऐसे में उनके शरीर की हड्डियां टूटी। जली हुई हालत में कई शव मिले, तो जले हुए शवों की हड्डियां टूटी हुई। और इस बीच ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, छापेमारी की जा रही है। अनंतनाग की ये तस्वीरें आपके सामने। कुलगाम, अनंतनाग, आज जम्मू कश्मीर में कई जगह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कई ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की गई है, उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जमाते इस्लामी से जुड़े कुछ लोग, उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। अनंतनाग में, कुलगाम में छापेमारी चल रही है। ये तस्वीरें आप जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की देख रहे हैं और यहाँ पर बाकायदा निशाना लिए हुए ये जवान नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये किस तरीके का ऑपरेशन चल रहा है, क्या इसको लेकर अभी डिटेल सामने नहीं आई हैं, लेकिन इतना आप संतुष्ट हो सकते हैं कि ये ताज़ा तस्वीरें नहीं हैं। सुरक्षा के मद्देनजर इस तरीके की तस्वीरें हम लाइव नहीं दिखाते हैं और इसी वजह से ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जिस समय यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था उस दौरान की ये तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब किस बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, किस बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक्शन चल रहा है, किस बड़े पैमाने पर यहाँ पर सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, इलाकों को कॉर्डन ऑफ करके वहां पर छापेमारी की जा रही है। तो ये आज की ही तस्वीरें हैं, सुबह की तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुबह से कई जगह छापेमारी हुई है। अनंतनाग, कुलगाम, बहुत अलग अलग ठिकानों पर यहाँ पर छापे मारे गए हैं और उन्हीं में से एक एक्शन की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। लोगों से पूछताछ की गई है, छापेमारी की गई है, संदिग्ध लोगों से सवाल जवाब किए गए हैं। तो ये डॉक्टर वाला मॉड्यूल जो फरीदाबाद में खुला और इसके तार फिर जम्मू कश्मीर तक कैसे फैले हुए हैं, ये देश के सामने सच आया। और उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, छापेमारी की जा रही है, संदिग्धों को हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ हो रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक
ये सारी साजिश सीमा पार बैठे आतंकी अम्मार अलवी ने रची। तो मसूद अजहर का भाई है, मसूद अजहर का सबसे छोटा भाई है अम्मार अलवी, और अम्मार अलवी के बारे में बताया जाता है कि वो फिदाइन हमले करवाने में एक्सपर्ट है। अम्मार अलवी के बारे में बताया जाता है कि कैसे अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल धमाका करने में किया जा सकता है, इसकी भी बड़ी जानकारी अम्मार अलवी रखता है, और उसने इस तरीके के कई पहले धमाकों को अंजाम भी दिलवाया है। और अब एक बार फिर अम्मार अलवी का नाम सामने आया है। अम्मार अलवी ही सीमा पार बैठा वो आका जिसने भारत में आतंकियों के जरिए ये नापाक साजिश रची, और इसमें साजिश इस बार इतनी गहरी थी कि सभी चेहरे भारत के, जम्मू कश्मीर के युवाओं का इस्तेमाल किया गया ताकि अपने ऊपर कोई भी सवाल खड़ा होने से खुद को ये आतंकी बचा सके। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अनंतनाग के साथ साथ कुलगाम की तस्वीर भी आपके सामने है, शोपिया की तस्वीर भी आपके सामने है। और मैं फिर से आपको बता दूं कि ये सीधी तस्वीरें नहीं हैं, ये आज की तस्वीरें हैं। सुबह आज जब जम्मू कश्मीर में ये ऑपरेशन चल रहा था उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, इस तरीके की सुरक्षा के ऑपरेशंस की लाइव तस्वीरें हम नहीं दिखाते। मैं फिर से दोहरा रही हूं कि ये लाइव ऑपरेशन की तस्वीरें नहीं है। आज सुबह जिस समय ऑपरेशन चल रहा था उस दौरान की ये तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें दिखाने का मकसद सिर्फ इतना भर है कि आप समझ सकें सुरक्षा बल मुस्तैद हैं और जो भी षड्यंत्रकारी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल ही भूटान की धरती से देश को आश्वासन दे दिया गया था, षड्यंत्र की तह तक एजेंसियां पहुंचेंगी, षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और उसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में आज सुबह से ही ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा था जिसमें जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके, इसमें अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सुबह से ही ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी अभी की एक और बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं। ये डॉक्टर मॉड्यूल जो टेरर का सामने आया है, इसी के सरगना को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस डॉक्टर मॉड्यूल का सरगना मसूद अजहर का भाई है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं, और उसका नाम अम्मार अलवी है। जैश का आतंकी है अम्मार अलवी। अम्मार अलवी जो मसूद अजहर का सबसे छोटा भाई है, वही इस डॉक्टर मॉड्यूल का सरगना बताया जा रहा है। हैंडलर की तलाश में खुफिया एजेंसियां जुटी हुई हैं। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल से लगातार पूछताछ हो रही है, और पूछताछ में इन्होंने कबूला है पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से इनकी बातचीत होती थी। तो कड़ियां साफ तौर पर अब जुड़ रही हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। देखिए कैसे नापाक पाकिस्तान की ये साजिश एक बार फिर जिसका खुलासा हो रहा है। जम्मू कश्मीर के युवाओं के जरिए इन आतंक के एक आकाओं की बड़ी साजिश थी भारत में ये हमले करवाने की, और इसी का अब बड़ा खुलासा हुआ है। चेहरा अम्मार अलवी का सामने आया है। अम्मार अलवी जो जैश के सरगना मसूद अजहर का छोटा भाई बताया जा रहा है। तो अम्मार अलवी के बारे में आपको कुछ और जानकारियां दे देते हैं। यूएपीए के तहत अम्मार अलवी को आतंकी घोषित किया जा चुका है। भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में ये शामिल रहा है। जैश के फिदाइन मॉड्यूल का प्रमुख है अम्मार अलवी। जैश प्रमुख मसूद अजहर का सबसे छोटा भाई है अम्मार अलवी। और वही फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति ने खुलासा किया है। ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में बसना चाहती थी शाहीन, ये पूर्व पति बता रहा है। 2012 में दरअसल शाहीन का तलाक हो गया था, और वही शाहीन का पूर्व पति मीडिया के सामने आया है, और उसने शाहीन को लेकर यह खुलासा किया है कि भारत से जाना चाहती थी शाहीन, भारत छोड़कर विदेश में कहीं बसना चाहती थी शाहीन। शाहीन ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में जाकर कहीं बसना चाहती थी। 2012 में शाहीन का तलाक हो गया था। तलाक के बाद शाहीन से उसके पूर्व पति का कभी कोई संपर्क नहीं रहा है। 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसका मेरा कोई उनका कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे। प्रेजेंट टाइम में भी कहीं नहीं कुछ पता था, और जब से वो कहीं है तब से उन सबसे मेरा कोई कंटैक्ट नहीं रहा, नहीं कोई मेरे बच्चों को कंटैक्ट रहा। कारण तो वही समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने
लिया था तो वही समझ सकते उस चीज को। दो बच्चे थे उस टाइम, एक 7 साल का बच्चा था और एक 4 साल का बच्चा था, दोनों बच्चे मेरे साथ में। एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि जफर ऐसा करते हैं, चले बाहर ही चले, यहाँ थोड़ा सा वहाँ ज्यादा अच्छी लाइफ रहेगी। तो हमने कहा यार यहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ था नहीं, और हम लोग में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था, कोई संबंध नहीं रहा किसी से। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक से ही जानते हैं। विवेक, डॉक्टर शाहीन को लेकर अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं, 2012 में तलाक हो गई थी, परिवार के अंदर पिता हैं, 2 भाई हैं, जिनमें से एक भाई परवेज अंसारी के संपर्क में रहती थी, बाकी पिता और दूसरे भाई से ज्यादा संपर्क नहीं रखती थी, और वो परवेज अंसारी जो है उसको भी यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है, एनआईए को सौंपने के लिए दिल्ली लेकर निकली हुई है। तो और जानकारियां डॉक्टर शाहीन के बारे में क्या सामने आ रही हैं? आखिरी बार यहाँ लखनऊ कब आई थी, पिता और अपने दूसरे भाई से कब मिली थी, और फरीदाबाद में कब से काम कर रही थी? देखिए, आप बता दूं कि फरीदाबाद जब उसका तलाक अपने पति के साथ हो गया, जो उसके साथ वो कानपुर में रहती थी, और जब पति के साथ तलाक हुआ उसके बाद से ही वो फरीदाबाद शिफ्ट हुई थी। इसके अलावा अगर लखनऊ आने की बात की जाए तो लखनऊ लगभग 1.5 साल पहले वो आई थी। वहीं जो उसका बड़ा भाई है शोएब से लगभग 4 साल से कोई भी संबंध नहीं था, शोएब से उसकी कोई बातचीत नहीं होती थी। अगर फादर को लेकर के बात की जाए तो पिता से थोड़े दिन पर बातचीत होती थी, लेकिन पिता से भी पिछले 1 महीने से कोई बातचीत नहीं हुई थी। पिता कहना है कि थोड़े दिन पर मैं उसकी हालचाल लेता था, और पिछले 1 महीने से कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। और जब उसने कानपुर छोड़ा और उसके बाद फिर वो फरीदाबाद में उसकी नौकरी लगी, इस तरीके का परिवार का कहना है, तब से वो वहाँ पर रह रही थी। इसके साथ ही साथ वहाँ पर किसके साथ थी, क्या चीज़ें, इसको लेकर के परिवार मुखर होकर के कुछ भी बोल नहीं रहा है वहाँ पर, क्योंकि जो चीज़ें निकल के सामने आ रही उस पर परिवार कहना है कि इस तरीके का कभी भी उनको कोई भी शक नहीं हुआ, या कभी भी बातचीत में कोई ऐसी चीज़ निकल के सामने नहीं आई। हालांकि परवेज़ जो कि वो भी पेशे से डॉक्टर है, परवेज़ के संबंध में वो थी, लगातार परवेज़ के कांटेक्ट में थी, और इसी कारण कल जो सुबह की सबसे पहली छापेमारी थी लखनऊ में, वो परवेज़ के उस वाले घर पर हुई जो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर। हम इस वक्त जो शाहीन का जो मूल घर है वहाँ पर है, उस घर की एक बार तस्वीर दिखाते हैं, बाकी चीज़ें बताते हैं। ये जो सामने की तरफ में आप जो घर देख रहे हैं, ये जो घर है, ये घर शाहीन के जो फादर हैं उनका घर है, पुश्तैनी घर है। लगभग 100 साल से यहाँ पर जो पूरा फैमिली है वो रहती है। शाहीन भी अपने पढ़ने लिखने के दिनों में यहाँ पर रही। पिता भी यहीं लखनऊ में सरकारी दफ्तर में काम करते थे। उनके 3 बच्चे हैं। जो सबसे बड़ा बेटा शोएब है वो भी बीएससी किया हुआ है, और बीएससी करने के बाद हालांकि वो मेडिकल नहीं कर पाया, उसके नंबर अच्छे नहीं आए, लेकिन अब वो लोगों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता, सबसे बड़ा बेटा। और पिता ने 2 बच्चों को डॉक्टर बनाया, शाहीन को और परवेज को। और शाहीन बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विवेक, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली धमाके का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसमें धमाका होता हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है, वक्त शाम का है, लाल किले के आसपास का इलाका। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त ये भारी भीड़ नजर आ रही है, चारों तरफ गाड़ियों की कतार है, ऑटो नजर आ रहे हैं, बैटरी रिक्शा नजर आ रहे हैं, पैदल चलते लोग नजर आ रहे हैं, दोपहिया वाहन पर लोग नजर आ रहे हैं। और तभी अचानक से तेज धमाका, ये पूरा इलाका दहल जाता है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ किसी को पता ही नहीं चला। दिल्ली धमाके का सबसे नया वीडियो है ये, जिसमें धमाके से पहले कैसी तस्वीर थी और धमाका कैसे हुआ, ये सब साफ नजर आ रहा है। तो ये वो नई सीसीटीवी की तस्वीरें हैं जो अब सामने आई हैं। 10 नवंबर के दिन शाम 6:52 के आसपास का समय, जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त यहां लाल किले के सामने मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के नजदीक आप देखिए सड़क पर कितनी भीड़ थी, गाड़ियों का रेला था, ऑटो रिक्शा नजर आ रहे हैं, बैटरी रिक्शा नजर आ रहे हैं, दोपहिया वाहनों पर लोग नजर आ रहे हैं, पैदल चलते हुए लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और अचानक से इसी भीड़ में से एक गाड़ी में धमाका होता है और सब कुछ खत्म। तो ये जो धमाके वाली कार है, इस धमाके वाली कार से जुड़ी आरोपी डॉक्टर उमर का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये सीसीटीवी वीडियो लाल किले के पास नजदीक जो पार्किंग है
उसी पार्किंग का है। धमाके वाले दिन दोपहर 3:19 से लेकर 6:22 तक डॉक्टर उमर इसी गाड़ी में बैठा हुआ था, इसी पार्किंग में। पार्किंग के अंदर वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आपके सामने। पहले ये i20 कार नजर आ रही है, इस पे सफेद रंग की i20 कार, वही हरियाणा के नंबर प्लेट वाली। और इसी गाड़ी में बस एक सवार नजर आ रहा है, जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी, यही डॉक्टर उमर है। डॉक्टर उमर पार्किंग के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में आप देख रहे हैं कार का शीशा आधा खुला हुआ है और कार उमर ही चला रहा है। आपको बता दें 3 घंटे तक i20 कार इसी पार्किंग में खड़ी रही थी और उमर भी 3 घंटे तक इसी पार्किंग में था। शाम 6:22 तक ये गाड़ी यहीं खड़ी हुई थी। उमर इसी गाड़ी में बैठा हुआ था। इन 3 घंटों में उमर ने क्या किया? क्या उसने इसी पार्किंग में धमाके की प्लानिंग की? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। दिल्ली में हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां और जम्मू कश्मीर पुलिस अब एक्शन में आ गए हैं। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी की जा रही है। इसी से जुड़ा एक बड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिल रहा है। शोपियां में, अनंतनाग में, कुलगाम में, सोपोर में, कई शहरों में प्रतिबंधित संगठन है जमाते इस्लामी के लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस संगठन के 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। तलाशी घरों की ली गई है। इसमें डॉक्टर हमीद फैयाज, मोहम्मद यूसुफ फलाही के घर भी शामिल हैं, जो इस प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हुए हैं। और दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर उमर के मददगार भी ये बताए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की नजर धमाके में शामिल आरोपी और टेरर के डॉक्टर्स की पूरी मंडली पर है। इसी को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़े लेवल पर छापेमारी चली। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जमाते इस्लामी के ठिकानों और उससे जुड़े सदस्यों के घरों पर छापे मारे गए हैं। छापेमारी में कई संदिग्ध सामग्री और डिजिटल उपकरण जब्त हुए हैं। वहीं धमाके में शामिल और मदद करने वाले संदिग्धों को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। दिल्ली धमाके को लेकर कुलगाम के अलग अलग इलाकों में OGW वर्कर्स के घरों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार दिल्ली धमाके की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। धमाके वाली जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची है। जहां पर ब्लास्ट हुआ था वहीं पर अब जम्मू कश्मीर पुलिस में एक महिला अधिकारी हैं, वो यहां मौके पर पहुंची हैं। धमाके वाली जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची है। जम्मू कश्मीर पुलिस की महिला अधिकारी जो यहां मौके पर मौजूद है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं महिला अधिकारी की। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर पुलिस की महिला अधिकारी बताई जा रही है। हालांकि यूनिफॉर्म में ये नजर नहीं आ रही है और यहाँ पर ये पहुंची हैं तो दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस से हैं और उसके बाद जो मौका वारदात उस तरफ आगे बढ़ती हुई वो जम्मू कश्मीर पुलिस की महिला अधिकारी को आप देख रहे हैं। दिल्ली धमाकों को लेकर लखनऊ में भी छापेमारी हुई है और इस दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी ने डॉक्टर परवेज अंसारी के पास से 3 कीपैड फोन और 1 हार्ड डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद किया। बताया जा रहा है डॉक्टर परवेज बातचीत के लिए कीपैड वाले फोन का ही इस्तेमाल करता था। डॉक्टर परवेज फरीदाबाद में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन का सगा छोटा भाई है। डॉक्टर शाहीन लगातार अपने इस भाई परवेज अंसारी के संपर्क में थी, जिसके बाद मंगलवार की शाम यूपी एटीएस ने परवेज को हिरासत में लिया। अब खुलासा हुआ है यूपी एटीएस को परवेज के पास से 3 कीपैड फोन, हार्ड डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं। परवेज से बरामद किए गए फोन और गैजेट्स की जांच की जा रही है। डॉक्टर परवेज अंसारी के ठिकानों पर कल यूपी एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी पुलिस ने संयुक्त एक्शन भी लिया था, छापेमारी की थी।
फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति सामने आए और उन्होंने कई खुलासे किए हैं। पूर्व पति का नाम है डॉक्टर जफर हयात। डॉक्टर जफर हयात ने बताया कि शाहीन भारत छोड़ना चाहती थी, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में कहीं बसना चाहती थी, पर डॉक्टर जफर ने मना कर दिया था। 2012 में दोनों की तलाक हो गई थी। दोनों बच्चे डॉक्टर जफर के ही पास हैं। शाहीन के पूर्व पति ने यह भी खुलासा किया कि वो धर्म के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं था, वो उदार स्वभाव वाली महिला थी। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शाहीन के आतंकी कनेक्शन को लेकर वो अपने बच्चों को अब तक कुछ भी नहीं बता पाए। 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया, उसका मेरा कोई उनका कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा, ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे। प्रेजेंट टाइम में भी कहीं नहीं कुछ पता था, और जब से वो गई हैं तब से उनसे मेरा कोई कंटैक्ट नहीं रहा, नहीं कोई मेरे बच्चों को कंटैक्ट रहा। कारण तो वही समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने लिया था, तो वही समझ सकते हैं उस चीज को। 2 बच्चे थे उस टाइम, एक 7 साल का बच्चा था और एक 4 साल का बच्चा था। दोनों बच्चे मेरे साथ में। एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि जफर ऐसा करते हैं, चले बाहर ही चले, यहाँ थोड़ा सा वहाँ ज्यादा अच्छी लाइफ रहेगी। तो हमने कहा यार यहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ था नहीं, और हम लोग में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था, कोई संबंध नहीं रहा किसी से। दिल्ली धमाके में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब एक नया सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसमें आरोपी डॉक्टर उमर और उसका साथी तारिक फरीदाबाद के सेक्टर 37 के एक पेट्रोल पंप पर नजर आए हैं। ये वीडियो 29 अक्टूबर का है। धमाके में इस्तेमाल कार के पोल्यूशन चेक कराने से ठीक पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पोल्यूशन चेक करवाने उमर और तारिक दोनों खुद आए थे। कहा जा रहा है इसी दिन तारिक के नाम पर उमर ने धमाके में इस्तेमाल i20 कार खरीदी। उस दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है, 29 अक्टूबर का। वहीं लाल किले के पास जिस i20 कार में ब्लास्ट हुआ है उसका 11 घंटे का पूरा रूट मैप भी अब सामने आ गया है। जांच में ये पता चला कि ये जो कार है वो फरीदाबाद से लाल किले की तरफ करीब 11 घंटे पहले निकली थी। रास्ते में कई जगह से होकर गुजरी। सीसीटीवी की जांच के मुताबिक सोमवार सुबह 7:30 बजे तक तो कार फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर थी। इसके बाद सुबह 8:03 पर टोल देते हुए कार सवार उमर नजर आया। बदरपुर बॉर्डर वाला ये टोल है। बाद में कार टोल पार कर दिल्ली में दाखिल हो गई। टोल पार करने के बाद ये गाड़ी फिर दोपहर 3:19 पर लाल किला के नजदीक जो पार्किंग है उस पार्किंग में दाखिल हुई। वहां करीब 3 घंटे तक ये गाड़ी खड़ी रही और उमर इसी गाड़ी में बैठा रहा और फिर 6:22 पर ये गाड़ी उस पार्किंग से बाहर निकली। तो दिल्ली कार धमाके के तार फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मुजम्मिल ने फरीदाबाद को आतंक का अड्डा बना दिया था। बम बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट का गोदाम भी यहां फरीदाबाद में ही था। डॉक्टर मुजम्मिल ने इसके लिए बाकायदा एक लॉज में कमरा किराए पर लिया था। इसी लॉज में लिए कमरे में कुछ विस्फोटक पदार्थ और हथियार की बरामदगी हुई। लॉज के मालिक का नाम है हाजी मोहम्मदी। बताया जा रहा है कि दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वाले फैकल्टी मेंबर्स को, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से भी पूछताछ की है। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो दिल्ली धमाके में नाम आने के बाद से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी भी सवालों के घेरे में है और इसको लेकर पुलिस यूनिवर्सिटी में जांच के लिए पहुंची। पुलिस ने यूनिवर्सिटी में धमाके में शामिल उमर, पकड़े गए डॉक्टर मुजम्मिल शकील को लेकर पूछताछ की। दिल्ली धमाके का हमलावर डॉक्टर उमर मोहम्मद इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। साजिश में शामिल डॉक्टर मुजम्मिल शकील भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। लेडी डॉक्टर शाहीन जिसे गिरफ्तार किया गया वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी का हिरासत में लिए गए डॉक्टर्स को लेकर एक बड़ा बयान भी सामने आया है। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर भूपिंदर कौर
आनंद ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि पकड़े गए दोनों डॉक्टर से उनके संस्थान का कोई निजी संबंध नहीं है। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी जांच के केंद्र में है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही आतंक के मॉड्यूल वाले ये 3 डॉक्टर्स काम कर रहे थे और वहीं पर ये तीनों एक दूसरे के संपर्क में आए और ऐसे में अब यूनिवर्सिटी में भी जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। यूनिवर्सिटी में काम करने वाले स्टाफ से, पढ़ने वाले छात्रों से, प्रिंसिपल से भी जांच एजेंसियों ने पूछताछ की है। तो कुल मिलाकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी प्रशासन डॉक्टर से पल्ला झाड़ता हुआ। तो दिल्ली धमाके की जांच से जुड़ी अभी की एक और बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर शाहीन के कानपुर कनेक्शन पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। कानपुर पुलिस ने 9 अपराधियों को हिरासत में लिया है। तो कानपुर में भी एक्शन है। डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन जो सामने आया, उसी मामले में कानपुर पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। डॉक्टर शाहीन के कानपुर कनेक्शन पर यह बड़ी कार्रवाई। कानपुर पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। कौन है ये 9 लोग? इनको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। यहाँ पर जीएस विम कॉलेज में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में उन्होंने प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे काम किया, पढ़ाया है बच्चों को। और उस दौरान उनकी जो एक्टिविटीज़ रही उसको क्या रही है, कहाँ कहाँ वो जाती थी, किससे किससे बात करती थी, और इस संबंध में हम लोगों ने जानकारी एकत्र करनी चाहिए वहाँ पे कॉलेज में भी की है। इसके अलावा जो नाम हम लोग को संदिग्ध थे पूर्व में दंगों वगैरह में इनके जिनके नाम आए थे, उनको लोगों को खंगाला जा रहा है कि वो किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इनका आतंकवादी कनेक्शन हो। तो इसलिए 9 लोगों को अभी फिलहाल जानकारी के अनुसार उठाया गया है। पूछताछ करके बाद छोड़ दिया जाएगा। अगर उनका कुछ जानकारी मिलती है तो वो एजेंसी जो हमारी लगी उनको बताया जाएगा, वो गोपनीय जानकारी है। दिल्ली धमाके को लेकर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। सभी हिंदुओं को एकजुट होना होगा। एकजुट नहीं हुए तो जो दिल्ली में हुआ है वो हर गली में होगा। सनातनी एकजुट हो गए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर भारत हिंदू राष्ट्र होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। विरोधी ताकतें इस कार्य को, इस मिशन को रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रही हैं, तरह तरह के उपद्रव कर रही हैं। हमको यही जवाब देना चाहेंगे, जो भी इस पदयात्रा का विरोध कर रहा या फिर हिंदुओं को डराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहा, हम एक बात कह दें, हम न रुकेंगे न डरेंगे। यदि आज भारतीय एक नहीं हुआ, 150 करोड़ लोगों की 150 किलोमीटर की ये पदयात्रा है, यदि सभी एक नहीं हुए तो जो बम धमाका दिल्ली में हुआ है, ऐसा भारत के हर गली कोने में होता दिखाई देगा। जो डॉक्टर मुसलमान पकड़ा गया, इस्लाम धर्म का था, लेकिन उसने देश में करोड़ों लोगों की जान लेने की तैयारी कर रखी थी। हम भारत की इंटेलिजेंट ब्यूरो, भारत की पूरी खुफिया तंत्र को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने वो जो RDX पकड़ा, उससे कई शहर तबाह हो जाते, उससे बचा लिया। पर जो दिल्ली में वाली घटना हुई, निश्चित रूप से वो नहीं होनी चाहिए। हम ऐसी आज की पदयात्रा में संपूर्ण भारत को पुनः सामाजिक समरसता के लिए, भारतीय और सनातनी एकता के लिए आह्वान कर रहे हैं कि आओ 16 तारीख को वृंदावन में, वरना हर मोहल्ले में धमाके होंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।